अच्छा जी, आज हमने बात करनी है इंटेलिजेंस की बात करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इसका मानी क्या है, इसके जो है वो थेरीज कौन कौन सी हैं, किस थेरिस्ट ने इंटेलिजेंस को किस तरह बयान किया, क्या क्या टाइप्स दी, क्या क्या थेरी दी, क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए विजिबल हो जाए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। Intelligence is defined differently in different countries. For example, some countries consider intelligence or intelligent person who hunts well. Some countries consider intelligent person who is good businessman. Some countries consider intelligent person who studied well. अच्छा, वो कहते हैं कि कुछ हर मुल्क में, हर जगह पे, खित्ते में इंटेलिजेंस का मानी जो है वो डिफरेंट लिया जाता है। मसलन कुछ जगहों पे इंटेलिजेंट उन लोगों को समझा जाता है जो कि शिकार अच्छा करते हैं। कुछ लोगों पे इंटेलिजेंट उनको समझा जाता है कि जो अच्छे बिजनेसमैन है, जो बिजनेस को अच्छा रन करते हैं, कारोबारी हैं, कारोबार करने का पता है उनको। कुछ जगहों पे इंटेलिजेंट उन लोगों को समझा जाता है कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं। The capacity to understand the world, think rationally, and use resources effectively when faced with challenges. Basically, इंटेलिजेंस होती क्या है? ये कैपेसिटी होती है दुनिया को देखने की, उसको समझने की, और आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद है, जो सहूलियात मौजूद है, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की, उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की। और जब आप किसी भी परेशानी, मुश्किल, तकलीफ का सामना करते हैं तो उसको इफेक्टिवली जो है वो आपने एक बेहतरीन तरीके से जो है वो आप उसको कैसे फेस करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये सारी जो है ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। Early psychologists claimed that there is a single general factor of the mental ability called G or G factor। पहले जो थेरिस्ट थे उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस को हम सिर्फ एक फैक्टर होता है इंटेलिजेंस का, जिसको हम कहते हैं जी फैक्टर। दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट लॉन्ग लास्टिंग ड्यू टू द हैवीली क्रिटिसिज्म ऑन इट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर जो है वो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये अपनी जगह नहीं बरकरार रख पाया और जल्द ही खत्म हो गया। जी फैक्टर और जनरल इंटेलिजेंस। अब जी फैक्टर होता क्या था, जिसकी हमने पहले बात की है कि पहले साइकोलॉजिस्टों ने कहा था कि इंटेलिजेंस इज लाइक ए जी फैक्टर। जी फैक्टर क्या था? जनरल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द जनरल मेंटल एबिलिटी दैट अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन अंडरलाइज मल्टीपल स्पेसिफिक स्किल्स इंक्लूडिंग वर्बल, स्पेशल, न्यूमेरिकल एंड मैकेनिकल। तो स्पीयरमैन के मुताबिक जी फैक्टर एक जनरल एबिलिटी जी थी जिसमें वो कुछ स्किल्स आ जाती थी स्पेसिफिक, जिसमें वर्बल स्किल आ जाती थी, स्पेशल स्किल आ जाती थी, न्यूमेरिकल स्किल आ जाती थी, और उसके अलावा जो है वो मैकेनिकल स्किल आ जाती थी। यानी कि किसी चीज के बारे में बात कर लेना, किसी जगह के बारे में जान लेना, नंबर्स को समझ लेना, या किसी भी मैकेनिकल काम को समझ लेना, ये जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस कहलाता था। 1963 In 1963 साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल प्रपोज टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। फिर क्या हुआ? 1963 में साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल ने दो तरह की, उसने अपनी एक थ्योरी दी। उसने कहा इंटेलिजेंस की दो टाइप्स होती है, एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरी होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब देख लेते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है। Fluid intelligence referred to as the ability to think and reason abstractly and solve problems. This ability is not depending on learning and prior experience, for example, solving a puzzle. अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली? फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? ये एक एबिलिटी होती है किसी भी चीज के बारे में सोचने की, या उसकी जो है वो वजूहात तलाश करने की, या किसी भी मसाइल को हल करने की, जो एब्स्ट्रैक्ट बेस पर। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्या होता है कि कोई भी आपके सामने आप प्रायर नॉलेज मौजूद नहीं होता उसका, कि जी ये मसला इस तरह था तो इसको इस तरह हल किया गया था, या ये मसला फलां बंदे के साथ इस तरह हुआ था तो उसने इसको इस तरह हल किया था, नहीं। बल्कि क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ जाता है को, तो आप उसको जो है वो एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं कि कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे पहले बताया कि दिस एबिलिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन लर्निंग एंड प्रायर एक्सपीरियंस। यानी ये जो एबिलिटी होती है ये आपकी लर्निंग या प्रायर एक्सपीरियंस यानी पहले से मौजूद एक्सपीरियंस की बेस पर नहीं होती,
यानी आपने सोचना है तो उसके पीछे आपने को पहले उस चीज के बारे में नहीं सोचा होता कि जी ये मसला आएगा तो फलां बंदे ने ऐसे हल किया था तो मैं भी ऐसे हल करूंगा, नहीं। बल्कि क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो आप एक खुद से सोचते हैं, एक एक नई चीज सोच रहे होते हैं। When we talk about crystallized intelligence, so crystallized intelligence refer to as the use of prior knowledge, strategies, skills got from experience and learning. ठीक है जी। अब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है कि उससे मुराद है कि आपका जो पिछला नॉलेज है, आपने जो स्ट्रेटजीज सीखी हुई है, जो स्किल्स सीखी हुई है, किससे सीखी है? फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। आपने वो चीजें सीखी हुई हैं, जिस तरह आजकल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं। आपने एक पहले आपके साथ कोई मसला हुआ, आपने उसको इस तरह सॉल्व किया कि आपको वो लर्न कर लिया, आपने आपको एक्सपीरियंस हो गया कि पहले भी मेरे साथ ये मसला हुआ था, मैंने उसको इस तरह हल किया तो अब भी मैं इसको इस तरह हल कर लूंगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, स्ट्रेटजीज, स्किल्स। कहां से आप हासिल करते हैं ये तमाम चीजें? एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एज। अब सी आई जो है, यानी सी आई मीन्स क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, आपकी उम्र के साथ साथ जो है वो ये बढ़ती है। एज अ पर्सन गेट्स ओल्डर, जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है, हिज फ्लूइड इंटेलिजेंस बिगेन टू डिक्लाइन। ठीक है, इसकी जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो कम होती जाती है, वाइल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस डज नॉट डिक्लाइन और डिमिनिश। जबकि इसकी जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है वो खत्म नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं ना कि अच्छा बंदा, बाबा जी आप बूढ़े हो गए हैं तो आपको ना अब सोचने समझने की सलाहियत आपकी खत्म हो गई है। ऐसा ही होता है ना कि कोई बूढ़ा शख्स होता है, हम उसको कहते हैं अच्छा यार इन्हू की पता है। ठीक है, ये बुजुर्ग हो गया, अब इसको नहीं, वो सोच नहीं सकता, इसको समझ नहीं आती इसको। बेसिकली इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, वी आर ट्राइंग टू वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर क्रिस्टलाइज्ड, सॉरी क्या इसको कहते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, हम उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है? वो कहता है कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ खत्म नहीं होती या कम नहीं होती। वाई? बिकॉज वो चीजें आपने सीखी हुई होती हैं। मरते दम तक भी अगर आपके साथ वो कोई मसला इस तरह का होगा, तो जिसके बारे में आपको पहले ना होगी, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपने पहले वो मसले हल किए होंगे, तब क्या होगा, वो आपका जो है वो वैसे ही मसला हल कर लेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना यार एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। अब वो जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपने अखबारों में ऐड देखा होगा, 20 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस। बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन, कि वो इसे कह रहे होते हैं कि जिस बंदे में क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ज्यादा है, हमें वो बंदा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको पता है कि आगे आने वाले, क्योंकि इसका तो एक्सपीरियंस है, इसकी तो लर्निंग है। तो जैसे जैसे आगे हमारे साथ किस तरह के मसले होंगे, ये बंदे के पास जो है वो एबिलिटी है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, इसने वो मसले हल किए हुए हैं, ही और शी कैन डू अगेन। आगे जाता है जी, एन अदर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रेजेंटेड बाय हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की एक और थ्योरी पेश कर दी। हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ही प्रपोज्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। उसकी थ्योरी को हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। उसने क्या किया था, 8 एरियाज जो है वो इंटेलिजेंस के बयान किए थे। अकॉर्डिंग टू गार्डनर देयर आर मिनिमम 8 एरियाज, टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, लॉजिकल मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशल एंड नेचुरलिस्टिक। ये 8 उसने एरियाज इंटेलिजेंस के बयान किए थे। उसने कहा था ये एरियाज जो है, ये इंटेलिजेंस इन इन एरियाज में होती है। ही क्लेम्ड दैट ईच ऑफ 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब उसने कहा था ये तमाम जो 8 की 8 इंटेलिजेंस की टाइप्स है ना, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे में मिक्स नहीं है, वो अलग अलग है सारी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस अलग होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक अलग होती है, लॉजिकल मैथमेटिक अलग होती है, लिंग्विस्टिक अलग होती है, इंटरपर्सनल अलग होती है, इंट्रापर्सनल अलग होती है, और स्पेशल एंड नेचुरलिस्टिक जो होती है ये अलग होती है। तो उसने कहा था कि 8 टाइप्स होती हैं इंटेलिजेंस की। अच्छा, ही क्लेम दैट ऑल दीज 8 फॉर्म इंटेलिजेंस हैव द डिफरेंट रीजन्स, और रीजन्स आर एरियाज इन द ब्रेन। उसके बाद उसने कहा कि ये जो जितनी भी 8 की 8 टाइप्स है ना इंटेलिजेंस की, इनके ब्रेन में एरियाज में मुख्तलिफ है। हम ये पढ़ते हैं ना कि हर, he claimed that all these 8 forms of intelligence have the different origins or areas in the brain. उसने कहा कि ये जो 8 एरियाज हैं इंटेलिजेंस के, दे हैव द डिफरेंट ओरिजिन्स और एरियाज इन द ब्रेन। डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड टू
ऑल दीज 8 एरियाज ऑफ डील विद ऑल एरियाज ऑफ इंटेलिजेंस। हम पढ़ते हैं ना कि हर चीज का जो एरिया जो है, हर बॉडी के पार्ट का जो एक कनेक्शन है ना, वो ब्रेन के साथ है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं विजन का अलग से ऑक्सीपिटल लोब डील करती है, हेरिको लोब डील करती है, सेंस स्टिमुलस जो होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स डील करता है। उसके अलावा हायर ऑर्डर फंक्शनिंग जो होती है उनको फ्रंटल लोब डील करता है। इमोशंस जो होते हैं उनको लिम्बिक सिस्टम डील करता है। अग्रेशन को लिम्बिक सिस्टम डील करता है। ठीक है, ऑडिटरी जो आती है, स्टिमुलस आता है कानों के जरिए, उनको इंफीरियर कोलिकुलाई डील करता है। इसी तरह विजुअल इंफॉर्मेशन जो आती है उसको सुपीरियर कोलिकुलाई डील करता है। इस तरह मेडुला ऑब्लांका जो होता है वो वाइटल फंक्शनिंग को डील करता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो आपको ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, उसने कहा हर टाइप की इंटेलिजेंस को ब्रेन में डिफरेंट एरिया जो है वो डील करता है। ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल्स मैनी इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड। अब इस बेस पर जो आठ ये मैथमेटिकल ये जो सॉरी ये आठ जो इसने एरियाज दिए थे, उसकी बेस पे वो कहता है कई किस्म के जो है वो मैथमेटिकल जो है वो सॉरी इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डेवलप्ड हुए। एंड अदर इंटेलिजेंस मॉडल नेम्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अब एक और मॉडल आ गया, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। ये किनके काम पे था? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के काम पे था। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन हाउ पीपल स्टोर द मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी एंड हाउ दे यूज द मटेरियल और इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्व एनी प्रॉब्लम। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में उसने कहा सबसे हमने देखना है कि इंटेलिजेंस की बेस किस चीज पे है, कि लोग किस तरह किसी भी मटेरियल को अपने दिमाग में महफूज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, और फिर वक्त आने पर जब कोई मसला पेश आता है तो उस मटेरियल को निकाल के कैसे उस मसले को जो है वो हल करते हैं। People who take good points on intelligence test spend more time on initial stage of the problem to understand it, identify its parts, and retrieve the relevant information from long-term memory in order to solving the problem. उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी जो है चीज ये, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि वो लोग जो इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छे स्कोर्स लेते हैं, यानी जिनके इंटेलिजेंस टेस्ट ज्यादा होते, जिनकी इंटेलिजेंस ज्यादा है, इन सिंपल वर्ड्स, उन्होंने कहा वो लोग क्या करते हैं, वो सबसे पहले जब को मसला होता है ना, तो शुरू में जो है वो इनिशियल लेवल पे ही वो प्रॉब्लम पे बड़ा गौर करते हैं प्रॉब्लम का। ठीक है, कोई मसला होता है तो वो मसले पे बड़ा गौर करते हैं इनिशियल स्टेज पे ही। फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि अच्छा ऐसे अगर हो गया, अगर ऐसा हो गया, अच्छा ये था तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर वो अपने जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस मसले से मुतल्लिक, उसके हल से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको बाहर लेके आते हैं और उसको यूटिलाइज करते हुए उस मसले को सॉल्व करते हैं। By the use of brain screening technique, scientists discovered number of areas those related to intelligence. उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो ब्रेन स्क्रीनिंग की टेक्निक्स होती है ना, उनको इस्तेमाल करते हुए, टेस्ट करते हुए ब्रेन के, जिस तरह एमआरआई हो गया, जिस तरह सीटी स्कैन हो गया, जिस तरह पीएटी स्कैन हो गया, तो पेट स्कैन जिसको हम कहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज को जो है वो डिस्कवर किया। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु यूज इंटेलिजेंस इन स्पेशल एंड वर्बल डोमेन्स, their lateral prefrontal cortex area seem to more active and it is located above on the eyebrow। ठीक है, वो लोग जिनकी स्पेशल और वर्बल इंटेलिजेंस जिनमें ज्यादा होती है, उनके अंदर लेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। और ये एरिया कहाँ होता है? आपकी आईब्रो के ऊपर। एंड अदर थ्योरी एग्जिस्ट अबाउट द कनेक्शन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड ब्रेन। एक और थ्योरी जो है वो ब्रेन और इंटेलिजेंस के दरमियान में ताल्लुक को शो करती है। पीपल हु हैव थिक सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू अदर्स। अब वो लोग जिनका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो थिक होता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये भी एक थ्योरी मौजूद है। And other psychologist Robert Sternberg proposed the concept of practical intelligence। अब एक और साइंटिस्ट आ गए, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, उसने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। स्टर्नबर्ग claimed that practical intelligence is related to the overall success in life, फॉर एग्जाम्पल कैरियर। अब वो जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, बेसिकली किसी भी काम को प्रैक्टिकली करने की जो कैपेसिटी होती है,
वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। ठीक है, जिस तरह हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, साथ प्रैक्टिकल करते हैं, तो थ्योरेटिकल डोमेन इज अनदर थिंग, प्रैक्टिकल डोमेन इज अनदर थिंग। तो उसने कहा कि एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होती है वो बेसिकली आपकी लाइफ सक्सेस की बेस होती है वो। और डेफिनेटली बात भी ठीक है कि आपको प्रैक्टिकल आता होगा, किताबें जितनी मर्जी पढ़ लें, जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आता होगा यू विल नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो उसने कहा कि जी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी ओवरऑल सक्सेस, आपकी जिंदगी की सक्सेस पे जो है वो रिलेटेड होती है। ही क्लेम दैट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज नॉट लाइक एकेडमिक सक्सेस which consists of learning, reading, writing, but based on the observation of other people। उसने कहा कि ये जो बेसिकली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है ना, ये आपकी पढ़ाई से मतलब नहीं होती कि आपने चीजों को लर्न किया, रीड कर लिया, राइट कर लिया, नहीं। बल्कि क्या होता है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर पीपल, ये लोगों का मुशाहिदा जब लोग करते हैं तब उनकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो इनहेंस होती है। और बात भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप सोचना शुरू कर दें तो जब आप पढ़ते जाए तो आप चीजों को जो है वो नहीं सीख पाते। लेकिन अब एक मिस्त्री है, एक मैकेनिक है, कार मैकेनिक लगा ले। अब कार मैकेनिक, अब इंजीनियर है, ठीक है, आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियर्स कौन से होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कारों को सीखना किताबों में पढ़ते हैं कि जी कार का फलां पुर्जा ऐसा होता है, फलां पुर्जा ऐसा होता है, फलां पुर्जा ऐसा होता है, ये मसला हो जाए तो किताब में लिखा होता है वैसा करो, वो मसला हो जाए तो ऐसे करो। अगर आप दोनों को बिठा देना और एक वो शागिर्द जो किसी वर्कशॉप पे काम करके जो है वो उस्ताद बना हुआ होता है, वो मैकेनिक बना हुआ होता है, आप इन दोनों को बिठा दें, मैकेनिकल इंजीनियर को भी बिठा दें और एक ही कार उनको दे दें, और साथ जो है वो उस मिस्त्री के शागिर्द को भी बिठा दें जिसने वर्कशॉप में चीजें सीखी हुई होती हैं। जब आप इन दोनों को बिठाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस बंदे ने उस उस्ताद से सीखा होता है वर्कशॉप में, वो ज्यादा बेहतर काम कर लेता है और जल्दी मसले को हल कर लेता है और जल्दी समझ जाता है मसले को और ज्यादा इफेक्टिवली मसले को अच्छे तरीके से हल करता है एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट हु रीड ऑल द थिंग्स इन देयर बुक्स। क्यों? क्योंकि जो उस्ताद के पास से सीखा हुआ है ना, जो वर्कशॉप में जो मैकेनिक बना हुआ है, वो उसने ऑब्जर्व किया हुआ है अपने उस्ताद को। उसने देखा है जब उसका उस्ताद गाड़ी के नीचे घुसता था, वो नट पाने पेच ये वो ईच एंड एवरीथिंग, उसका प्लग, उसके पंप, उसकी हर चीज जब खोलता था तो वो देखता था उसको। वो देख देख के सीखा हुआ है और बाकी लोग जो है वो पढ़ पढ़ के सीखे हुए हैं। तो उसने, गार्डनर ने ये कहा था, स्टर्नबर्ग ने ये कहा था, उसने कहा था कि ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है ना, ये ज्यादा अच्छी होती है और ये ज्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू द एकेडमिक्स। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसने कहा था दो और इंटेलिजेंस की टाइप्स है, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव। Analytical intelligence is an ability to use academic problem solving tasks such as those in traditional intelligence test। उसने कहा था कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस जनाब वो होती है जो एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वो होती है। दूसरा उसने कहा था क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होती है, क्रिएशन ऑफ नॉवल थिंग्स यूजिंग योर इमेजिनेशन टू राइट स्टोरी, पेंट, आर्ट, क्रिएट एंड एडवर्टाइजमेंट। दूसरी उसने कहा था कि वो होती है जो आप अपने दिमाग से चीजें बनाते हैं, नॉवल आइडियाज, अछूते आइडियाज जो है वो, जिसमें आप स्टोरी लिखते हैं। जो स्टोरी राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने दिमाग में सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन की बेस पे वो लंबी लंबी स्टोरीज, पूरा पूरा नावल, ड्रामे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो आर्ट, जो पेंट आर्ट वाले लोग हैं, वो अपने दिमाग की तख्लीक पे, अपनी इमेजिनेशन में पूरी पूरी आर्ट गैलरी बना देते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट जो लोग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी तो यही होती है ना कि छूते छूते आइडियाज होते हैं, वो पता नहीं कहां से उनके दिमाग में आ जाते हैं, वो बनाते हैं। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज मेड बाय बीने साइमन हु वाज द फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट। पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो बीने साइमन ने बनाया था, जो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था। दिस टेस्ट distinguished more intelligent people from less intelligent in a particular age group। ये जो टेस्ट था ये बेसिकली कम इंटेलिजेंट और ज्यादा इंटेलिजेंट वाले जो लोग थे उनके दरमियान में एक डिफरेंस क्रिएट करता था उनको डिस्टिंग्विश्ड। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है कि ये टेस्ट जो है वो बेसिकली बीने साइमन ने जो बनाया था, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था ये। तो इसने जो टेस्ट बनाया था वो बेसिकली ज्यादा इंटेलिजेंट और कम इंटेलिजेंट लोगों के दरमियान में जो है वो उनको अलग अलग करता था कि ये लोग, जिस तरह हम एक टेस्ट कर लेते हैं ना, तो हम कहते हैं डिप्रेशन का टेस्ट कर लिया है, तो ये जो लोग हैं इनका डिप्रेशन ज्यादा है और इनका कम है। तो इसी तरह उसने जो टेस्ट बनाया था, उसने टेस्ट किया और देखा जिनके स्कोर ज्यादा आ गए, उसने कहा जी इनका जो है वो ज्यादा है,
ये ज्यादा जहीन लोग हैं और ये कम जहीन लोग हैं। आईक्यू फार्मूला इज MA ओवर CA मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे जो इन्होंने एक आईक्यू का फार्मूला भी दिया था कि जी MA और CA मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये फार्मूला ना आपको आना चाहिए। ये वो फार्मूला हमें लगता तो है बड़ा इजी है, और वाकई इजी भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फार्मूला इम्तिहान में आया था मुझे। तो आईक्यू का फार्मूला जो है ये आपको असबर होना चाहिए, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मैंने खुद, ये पता नहीं मेरे ही पेपर में शायद आया था या मैंने किस पेपर में देखा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक मेरे ही पेपर में आया था। तो ये उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे कि वो ऊपर नीचे करके कहीं CA ऊपर था, कहीं MA ऊपर था, कहीं 100 जो है वो इधर था, कभी उधर था। तो इस तरह करके 3-4 ऑप्शन बना दिए। उन्होंने कहा जी एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। तो ये आपको आना चाहिए, इसको रट्टा लगा ले, MA ओवर CA मल्टीप्लाई बाय 100 का। आगे आ गया जी, सर फ्रांसिस गाल्टन हु वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट gave a very simple but completely wrong concept about intelligence। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सर फ्रांसिस गाल्टन, ये भी बड़ी मशहूर हस्ती थे। ये डार्विन के रिश्तेदार थे। आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी ना, एवोल्यूशनरी थ्योरी। ये उनके कुछ लगते थे, उनके कजन थे शायद, या क्या था बहरहाल। ये इनके कोई रेलिवेंट, उनके कोई रिलेटेड थे। तो इन्होंने, इनको जो है वो फाउंडर ऑफ साइकोमेट्रिक्स यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग का जो है वो बानी भी कहा जाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन, ये मैंने शायद आपको हिस्ट्री पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई, उसमें ये पॉइंट मैंने डाला हुआ है। सर फ्रांसिस गाल्टन के बारे में 3-4 पॉइंट्स मैंने डाले। हु वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट गेव अ वेरी सिंपल बट कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट इंटेलिजेंस। उन्होंने, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बहुत ही सादा लेकिन बिल्कुल गलत जो है वो कॉन्सेप्ट दिया इंटेलिजेंस का। बहरहाल जो दिया तो था, तो हिस्ट्री में तो आना ही है। He said that the one who has a big head is more intelligent। उन्होंने कहा कि वो बंदा जिसका सर बड़ा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। He was the first person to say that intelligence may be measured in numbers। ये पहले बंदे थे जिन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस को जो है वो नंबर्स में भी मेजर किया जा सकता है। फ्रांसिस गाल्टन कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ साइकोमेट्रिक्स एज वेल। फ्रांसिस गाल्टन को जो है वो साइकोमेट्रिक्स का बानी भी कहा जाता है।